एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम इतिहास के जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी 3 स्टूडेंट्स की हम कॉपीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और कंपेरेटिवली कंपैरिजन करते हुए, और उसके बाद में मैं कुछ मॉडल आंसर्स आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर भी हमने चूज़ किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं एक प्रश्न, एक कॉपी जो है एक स्टूडेंट की, प्रश्न संख्या 20 आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है। तो उत्तर जो लिखा है ना, इसके आधार पर प्रश्न ये है। पुराने जो पेपर अगर आप चाहते हैं तो वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। हमने कंप्लीट 2010 से लेकर के 2022 तक के जो पेपर्स हैं बोर्ड के, वो सारे के सारे हमने वहाँ पे डाल दिए हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये है, देखो कि अशोक ने अपना जो धर्म था उसके धर्म के प्रचार के लिए जो व्यावहारिक उपाय किए थे वो क्या क्या थे, उसके आधार पर आपको कुछ बताना है उसके धर्म के बारे में। तो एक स्टूडेंट ने, पहले हम इसकी कॉपी देख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे की और फिर तीसरे की कॉपी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है बच्चा कि यह कथन सत्य है कि अशोक ने धर्म के प्रतिपादन के लिए व्यावहारिक उपाय किए जो कि निम्न प्रकार हैं। तो देखिए धर्म के प्रचार के लिए जो उपाय किए थे वो किस प्रकार है, इस तरीके से बच्चे ने लिखा है। पहला लिखा है युद्ध नीति का परित्याग, मतलब मेन हेडिंग लिख दी, उस हेडिंग को अंडरलाइन कर दिया और उसके बाद में फिर नीचे वाली लाइन से इस लाइन को छोड़ दिया खाली आगे, तो ताकि साफ साफ पॉइंट दिख जाए एग्जामिनर को। उसके बाद में आगे इसने वर्णन कर दिया कि अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया था, शांति का प्रसार किया। दूसरा इसने लिखा है पॉइंट नंबर 2 लिख करके लोक कल्याणकारी कार्य, तो इसको भी इसने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया और पॉइंट को, और फिर वापस नीचे से लिखना शुरू किया ताकि साफ साफ दिख जाए, मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियरली दिख जाए। तो आगे लिखा है, और एग्जामिनर ने जो कॉपी चेक की है उसको भी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला रेड लाइन का आपको दिख रहा है थोड़ा सा हल्का सा, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको पूरा इतना दिख रहा है। मतलब ये जो है ना कीवर्ड्स जो है वो पकड़ में आ जाते हैं, तो आपका आंसर जो है वो सही मान करके और उससे आंसर नंबर जो है वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा है इस बच्चे ने कि अशोक ने धर्म के प्रतिपादन के लिए लोगों हेतु सड़कों, सरायों, कुओं, तालाबों, विद्यालयों का निर्माण किया था। एग्जामिनर ने इस चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया। आगे लिखा अहिंसा पर बल दिया था, बच्चे ने इसे अंडरलाइन कर दिया और आगे फिर इसने इसका वर्णन कर दिया। फिर लिखा समान नागरिक संहिता और आचार संहिता, और उसके बाद में फिर लिखा महामात्र की नियुक्ति करी थी, पाषाण पर उत्कीर्ण करवाए थे, और इस तरीके से जो है वो ये एक आंसर जो है वो लिखा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फिर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से निम्न जानकारियाँ प्राप्त होती है, उसका विवरण दिया गया है। अब मैं आपको एक और कॉपीज दिखाता हूँ, दूसरे बच्चे की कॉपी, इसका भी हम 20वां प्रश्न ही देखेंगे, यही अशोक के धर्म वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने लिखा है कि अशोक ने धर्म के प्रतिपादन हेतु व्यावहारिक उपाय किए, यह निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। युद्ध नीति का परित्याग, उसके बाद नीचे विवरण लिख दिया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, उसके बाद इसका विवरण लिख दिया, प्रतिवेदकों की नियुक्ति, और फिर उसके बाद लिखा लोक कल्याणकारी कार्य। प्रत्येक पॉइंट को अंडरलाइन कर देना है आपको, इसी तरीके से अंडरलाइन कर दीजिएगा। और नेक्स्ट लिखा पितृव्रत शासन का सिद्धांत दिया था और धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत दिए थे, और इसके बाद फिर रुद्रदामन का अभिलेख आ गया। तो ये इस तरीके से बच्चे ने आंसर लिखा है। ठीक है, साफ साफ स्पष्ट रूप से आपको जो पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट कर देना है अथवा उनके नीचे अंडरलाइन कर देना है। और एक और कॉपी देखते हैं तीसरे बच्चे की, देखिए इसमें क्या अंतर है, वही 20वां प्रश्न। हम क्योंकि एक ही प्रश्न को कंपैरेटिवली हम जब देखते हैं ना तो थोड़ा सा हमें पता रहता है कि अंतर क्या है इनमें, कैसे बच्चे ने लिखा है। तो देखो इसका भी 20वें प्रश्न में लिखा है कि अशोक ने धर्म के प्रतिपादन हेतु अनेक व्यावहारिक उपाय किए जो निम्नलिखित है। पहला है अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की जो हर समय जनता के दुख और दर्द की खबर अशोक को देते थे। अब हालांकि आंसर ठीक लिखा है इसने, लेकिन इसने पॉइंट्स नहीं लिखे। अगर पॉइंट्स लिख देता है ना, एक शब्द में, 2 शब्दों में पॉइंट्स, एक हेडिंग बना लेता और हेडिंग बना करके फिर आंसर लिखता तो ठीक रहता, थोड़ा अच्छा माना जाता। दूसरा पॉइंट लिखा अशोक ने धम्म महामात्र पद का सृजन किया। ठीक है, पूरा विवरण तो लिख दिया लेकिन यहाँ पे हेडिंग्स नहीं है। एग्जामिनर ने ये जो रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये चेक की हुई कॉपी है, तो लाल लाइन से यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये इसको अंडरलाइन किया गया है। और ये सारा लिखा अशोक ने जनता के कल्याण के लिए सराय कुओं का निर्माण किया, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, अशोक ने समान नागरिक संहिता लागू की, अशोक ने युद्ध नीति को उदार बनाया और बंदियों को खानों में लगा दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि अशोक ने धर्म के प्रतिपादन हेतु व्यावहारिक उपाय किए थे। तो इस तरीके से जो है वो ये आंसर बच्चे ने लिखा है। उसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है।
तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और आगे अब हम कुछ मॉडल आंसर्स देख लेते हैं, कुछ प्रश्न है जो कि हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और इसकी शर्त बताइए। तो देखिए, हम सबको पता है कि गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत फिर गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो समझौता कब हुआ था और इसकी शर्तें क्या थी वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो आपको लिखना इस तरीके से कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते में निम्न बातों पर सहमति बनी थी। पहले मतलब एक भूमिका बना लेनी है, जो बड़े प्रश्न होते हैं कम से कम विशेष करके उसमें तो एक स्टेप बाय स्टेप समझाना आपको। प्रश्न 2 भागों में है तो आपको आंसर भी 2 भागों में देना है। पहले जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो पहले तो हमें इसका आंसर देना है, उसके बाद में फिर इसकी शर्तें बताइए, तो फिर उसके बाद हम शर्तें बताएंगे। तो हमने बता दिया समझौता कब हुआ था, उसके बाद शर्तें देखेंगे। लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, मतलब जो आंदोलन चल रहा था तो समझौते के तहत गांधी जी को अपना आंदोलन वापस लेना था। तो गांधी जी की तरफ से शर्त की भाई समस्त जो राजनीतिक कैदी हैं उनको ब्रिटिश सरकार रिहा करेगी। तटीय क्षेत्रों में नमक उत्पादन की अनुमति जो है वो लोगों को मिलेगी, मतलब जो तट पे जो समुद्र किनारे पे जो लोग रहते हैं वो नमक बना सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी थी नमक बनाने पर। तो ये कुछ शर्तें थी और इन शर्तों पर सहमति बनने के बाद फिर गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के तौर पर इंग्लैंड जाते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या थे, बिंदुवार वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे असहयोग का शाब्दिक अर्थ है असहयोग करना, अर्थात ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना। अतः इस अर्थ से प्रेरित इसके कार्यक्रमों को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। और जहां तक हो सके पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, पॉइंट बना करके क्रम संख्या लगा दीजिए, 1 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से आप साफ साफ लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विदेशी वस्त्रों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, असहयोग आंदोलन की मुख्य बात हम लिख रहे हैं यहाँ पे। आगे लिखा है कि अंग्रेजों की नौकरियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना। आगे आप लिखेंगे सभी सरकारी सभा सम्मेलनों तथा उत्सवों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, सरकारी न्यायालयों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियों को त्यागना, सरकार को किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना और सैनिकों तथा सिपाहियों द्वारा सरकारी सेवाएं त्यागना। मतलब हर तरीके से सरकार का असमर्थन नहीं करना, हर कार्यक्रम में, हर सरकारी गतिविधि में जो है वो असहयोग करना, ये था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, उन 2 पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। तो ऐसी 2 पुरावस्तुएं हैं, हलों का प्रतिरूप प्राप्त होना, आपको पता होगा बनावली हरियाणा से हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ बैलों की मृण मूर्तियां प्राप्त होना। मृण मूर्तियों से तात्पर्य है मिट्टी की मूर्तियां। तो कई जगह से विशेष करके हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो बैलों की जो मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग बैलों को पालते होंगे, बैलों से कृषि कार्य करते होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो प्रश्न है ना बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप इन जो प्रश्न होते हैं इनको कंप्लीटली पढ़ लिया कीजिए और साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें। मैं बता दूं आपको हमारी रोजाना शाम को 8 बजे होती है लाइव क्लास। उस लाइव क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करते हैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग अल्टरनेटिव डेज में। और इसके अलावा हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको कंप्लीट इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं। वहाँ पे हमने मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं, 10 मॉडल पेपर्स हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के तैयार किए हैं। तो सारे के सारे आपको मॉडल पेपर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आपको हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, धौलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। धौलावीरा आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। तो वहां पर जलाशयों के अवशेष मिले हैं, तो बताना है कि ये किस कार्य के लिए बने हुए थे। तो गुजरात के धौलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था। तो ये जो बड़े बड़े जलाशय वहां प्राप्त हुए हैं उससे ये अनुमान लगाया जाता है
कि कृषि कार्य के लिए यहाँ पे जल को इकट्ठा किया जाता था, जल का संचय किया जाता था और आवश्यकता अनुसार वहाँ से फिर कृषि की जाती थी। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे, हमने 3 स्टूडेंट्स की कॉपीज देखी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करते रहें। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी हम करते हैं, हिंदी कंपलसरी करते हैं, इंग्लिश कंपलसरी करते हैं, हिंदी साहित्य करते हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक पर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।